Hello students, I am Ruchira Mukherjee. Today we are studying chapter 10, Respiration in Living Organisms. So हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. See in diagram 10.1, here the diagram of respiratory system in human is given. So students, हम सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स को देखेंगे. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है नोज से. सो हमारी नोज से ही वी इनहेल एंड एक्सेल एयर. वी इनहेल एंड एक्सेल थ्रू आवर नोज. आवर nasal cavity is divided into two nasal chambers by a partition. हमारी जो नेजल कैविटी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है. एक छोटे से पार्टीशन से, एक छोटा पर्दा है, उससे हमारी नाक जो है उसके अंदर से दो पार्ट्स बने हुए हैं, उनको हम नेजल चैम्बर्स कहते हैं. और ये नेजल चैम्बर्स बाहर की तरफ खुलते हैं. इन नेजल चैम्बर्स को की ओपनिंग को ही नॉस्ट्रिल कहा जाता है. सो व्हेन वी टेक ऑक्सीजन थ्रू नॉस्ट्रिल्स, थ्रू नेजल कैविटी, इट रीचेस टू ट्रकिया. नेजल कैविटी से होते हुए एयर में की ऑक्सीजन हमारे ट्रकिया में पहुंचती है. नेजल कैविटी ट्रकिया में जाकर के खुलती है. दिस इज ट्रकिया, दिस इज ट्रकिया, TRACHEA, ट्रकिया. हमारे जो नेजल चैम्बर्स होते हैं उनमें कुछ हेयर्स और म्यूकस होते हैं. हमारे जो हेयर नेजल चैम्बर्स है उनमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है और कुछ हेयर भी होते हैं. डू यू नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस म्यूकस एंड हेयर? एक्चुअली जिस एयर को हम इनहेल करते हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि म्यूकस में चिपक जाते हैं और नेज़ल हेयर में भी चिपक जाते हैं और एयर प्यूरिफाई होकर के ट्रकिया में पहुंचती है. जब नेज़ल कैविटी से होते हुए ऑक्सीजन ट्रकिया में पहुंचती है, ट्रकिया आगे जाकर के बाइफरकेट हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. These are the two parts of trachea. इनको ब्रोंकाई कहा जाता है, इनको ब्रोंकाई कहा जाता है. ट्रकिया एक्सटेंड होकर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है. सो ये ब्रोंकाई 2 इन नंबर्स होते हैं. ये ट्रकिया दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है. और हर एक ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर है ब्रोंकस. सो दिस ईच पार्ट इज ब्रोंकस और दोनों को मिलाकर कहेंगे ब्रोंकाई. ये ब्रोंकस जो होते हैं लंग्स के अंदर खुलते हैं. लंग्स, वी हैव टू लंग्स, और ये लंग्स हमारी छाती में, हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि प्लूरल कैविटी कहा जाता है. हमारे लंग्स जहाँ पर सिचुएटेड होते हैं उस कैविटी को प्लूरल कैविटी कहा जाता है.
ब्रोंकाई या ब्रोंकस फर्दर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और इन ब्रांचेस में बहुत माइन्यूट कैविटीज़ हमको दिखाई देती है। स्मॉल कैविटीज़ हमको दिखाई देती है। इन कैविटीज़ को कहा जाता है एल्वियोली। एल्वियोली, ALVEOLI, एल्वियोली। ये एल्वियोली कहाँ प्रेजेंट है? ये लंग्स की इनर वॉल के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होती है। ये ब्रोंकस की ब्रांचेस के साथ जुड़ी हुई होती है और लंग्स की इनर वॉल में प्रेजेंट होती है। और ये सारी की सारी एल्वियोली बहुत ही थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज लगी हुई होती है, ब्लड कैपिलरीज अरेंज होती है। और जो एल्वियोली ब्रोंकाई के एंड्स है, ये कहाँ पर ओपन हो रहे हैं? एल्वियोली में हो रहे हैं ओपन। और प्लूरल कैविटी जो है, जहाँ पर हमारे लंग्स सिचुएटेड है, वहाँ पर एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो कि एब्डोमेन और प्लूरल कैविटी को अलग करता है। ये पार्टीशन जो होता है मसल्स का बना होता है, इसे कहते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम लगातार रिलैक्स होता रहता है और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, सिकुड़ता है, फैलता है। ये जब फैलता है तो ये ऊपर की तरफ प्लूरल कैविटी की तरफ ढकेला जाता है और लंग्स इसके कारण सिकुड़ जाते हैं और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। जब डायफ्राम नीचे की ओर आता है तो लंग्स को फैलने के लिए जगह मिलती है, उसमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है और बाहर की ओर से एनवायरनमेंट से एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर करती है। इस तरीके से इस कारण डायफ्राम के कारण हमारे लंग्स को फैलने और सिकुड़ने में मदद मिलती है। जब लंग्स फैलते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करती है और जब लंग्स सिकुड़ता है डायफ्राम के कारण तो जो रेस्पिरेशन के बाद जो हम एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ब्लड कैपिलरीज जो है एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर छोड़ देती है लंग्स में, उन एल्वियोलीज में। तो जब लंग्स सिकुड़ते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकाल दी जाती है नॉस्ट्रिल्स के द्वारा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन मतलब अंदर लेना और एक्सहेलेशन मतलब बाहर की ओर छोड़ देना, ये काम लगातार होता रहता है। और एक पर्सन जो है 1 मिनट में कई बार ब्रीथ करता है, एयर को अंदर लेता है और एयर को ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और 1 मिनट में कितने बार पर्सन ब्रीथ करता है, इसी को ब्रीदिंग रेट कहा जाता है, इसी को ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। व्हेन ऑक्सीजन रिच एयर रीचेस द एल्वियोली, oxygen is taken up by blood and transported to the cells of the entire body. जब हम इनहेल करते हैं तब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन रिच एयर पहुंचती है, ऐसी एयर पहुंचती है जिसमें ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होती है। यहाँ से यह ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ब्लड कैपिलरीज उसको ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड में ये ऑक्सीजन मिल जाती है और ये
ईच एंड एवरी सेल को, हमारे बॉडी की एंटायर बॉडी की ईच एंड एवरी सेल को पहुंचा दी जाती है। और यहाँ पर ये सेल्स जो है, इनमें सेल्स में प्रेजेंट शुगर के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और इस दौरान शुगर जब ऑक्सीजन से मिलता है, शुगर प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर वेपर बनती है और प्लस एनर्जी बनती है। और यही एनर्जी हमारे शरीर के सारे काम करने के लिए यूज़ होती है। बिकॉज यू नो दैट organism get the energy to do work by the process of respiration. So energy is released as a result of many chemical reactions during respiration. ये रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बनती है, ये एनर्जी बनने में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। यहाँ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के कारण एनर्जी रिलीज होती है और ये सिर्फ रेस्पिरेशन के कारण संभव हो पाती, क्योंकि रेस्पिरेशन में ही हम ऑक्सीजन लेते, बिना ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी और एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी। और कुछ एंजाइम्स होती है जो कि केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देती है, केमिकल रिएक्शंस को जल्दी होने में सहायता करती है। और ये सब काम इनसाइड द सेल होता है, इसीलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि बैक्टीरियाज में एंड ह्यूमन बींग्स में। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी respiration in other organisms like human beings, cows, buffaloes, lizard, birds, etc. have lungs as their respiratory organs. But there are some organisms that respire through gills. आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स, काउज, बफेलोज, लिजार्ड, बर्ड्स सब में लंग्स पाए जाते हैं और ये लंग्स जो है ये इनके मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू ही नहीं होता है। एग्जाम्पल फिश, ऑन द हेड ऑफ फिश देयर आर 2 फ्लैप्स और इन फ्लैप्स को जब आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर एक ऑर्गन पाया जाता है फिश के हेड के दोनों तरफ, उसे गिल्स कहते हैं। और फिश में ये गिल्स जो है यही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सो गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फिश। अब गिल्स से फिश रेस्पिरेशन का काम कैसे करती है? फिश जब वाटर में स्विम करती रहती है तो ये अपना मुंह खोल करके रखती है। जब ये मुंह खोलती है तो इसके मुंह में पानी घुस जाता है जो कि गिल्स के ऊपर से बह करके बाहर आ जाता है। जब वाटर गिल्स पर से बहता रहता है, आपको मालूम है कि वाटर के अंदर भी कुछ ऑक्सीजन होती है जो कि सॉल्युबल इन वाटर होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। तो गिल्स के ऊपर बहुत सारी ब्लड सर्कुलेटिंग वेसल्स पाई जाती है। बहुत सारी बहुत ही फाइन ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। जब गिल्स के ऊपर से पानी बहता रहता है उस समय गिल्स पर प्रेजेंट ब्लड जो है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को, पानी की डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। जब पानी बाहर आता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। इस तरीके से फिश में
गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन जो कि पानी में घुली हुई होती है वो गिल्स में प्रेजेंट ब्लड में चली जाती है, और जब पानी बाहर आता होता है वापस गिल्स से, तब उस समय कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के थ्रू बाहर आ जाती है। इस तरह से फिश में गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई, कॉकरोच, मस्कीटो, इनमें लंग्स भी नहीं होते, गिल्स भी नहीं होते, बट दे हैव रेस्पिरेटरी पाइप्स। स्पेशल टाइप के पाइप्स होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी पाइप्स या ट्रकिया कहा जाता है। ये इन इंसेक्ट्स की बॉडी में, पूरी बॉडी में फैले होते हैं। दिस ट्रकीज ओपन आउटसाइड, और इन ओपनिंग्स को स्पाइरेकल्स कहते हैं। जो रेस्पिरेटरी पाइप्स होते हैं इंसेक्ट्स की पूरी बॉडी में, उनको ट्रकी कहते हैं। ट्रकी की ओपनिंग जो होती है वो स्पाइरेकल्स में खुलती है, जो कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। सो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी पाइप्स या ट्रकी, ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुआ, और स्पाइरेकल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। सो अर्थवर्म और फ्रॉग्स की स्किन मॉइस्ट होती है, दे हैव मॉइस्ट स्किन। उनकी ये मॉइस्ट स्किन, फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म की मॉइस्ट स्किन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इनकी स्किन ही इनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। लीच, फ्रॉग्स, ये सब अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं। और जब फ्रॉग लैंड पर होता है, आपको मालूम है फ्रॉग वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी, तो जब फ्रॉग लैंड पर आता है तब वो अपने लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। मतलब लंग्स में, फ्रॉग्स में दोनों तरह से रेस्पिरेशन होता है, लंग्स से भी और मॉइस्ट स्किन से भी। इस तरीके से फ्रॉग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उसके स्किन, मॉइस्ट स्किन भी और लंग्स भी दोनों है। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। Like animals, plants also need oxygen. They take oxygen from atmosphere and release carbon dioxide. The surface of leaf bears innumerable small pores called stomata. जो लीफ होती है उनके डॉर्सल साइड में नीचे की ओर, पत्तियों के नीचे की ओर बहुत स्मॉल ओपनिंग्स या पोर्स होते हैं जिनको कि स्टोमेटा कहा जाता है। जनरली द लोअर सरफेस ऑफ लीफ हैज़ मोर स्टोमेटा। लीफ के निचले वाले हिस्से में ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं अपर सरफेस की अपेक्षा, और इन्हीं स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन, exchange of oxygen and carbon dioxide takes place through stomata, and water vapor also goes out of the leaf through stomata. So इसी स्टोमेटा की सहायता से लीफ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और ऑक्सीजन का लीफ में पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का लीफ से बाहर निकाल देने का काम जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और इसी स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स भी बाहर निकाली जाती है। सो इन दिस वे रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।